हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, और ये ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज है और ये टेस्ट नंबर 4 है। 4 का 5th पार्ट, इसके 4th पार्ट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे के होम पेज पे जाएँ, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन देख लेंगे ना, तो ये यहाँ से आज 101 से स्टार्ट है, तो आप अच्छे से उनको कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है, इसके सदस्य 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। सेकेंड है इसका, यह एक अर्धन्यायिक निकाय है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। और ये 5 मेंबर बॉडी होती है, एक अध्यक्ष होता है प्लस 4 इसके सदस्य होते हैं, और ये 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। 65 वर्ष इसकी आयु होती है, तब तक जो अध्यक्ष और सदस्य उस पर रह सकते हैं। और इसका प्रत्येक 5 साल में गठन होता है, ठीक है। अभी 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ था, जो 2020 से 25 तक लागू रहेगा इसकी रिकमेंडेशन। और जो इसकी बात करें तो इसका ये आर्टिकल 280 में इसका प्रोविज़न किया जाता है, ठीक है। और ये इसकी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रत्येक 5 वर्ष में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए राज्यपाल प्रकरण की जांच के लिए किस न्यायालय को संदर्भित करता है। तो ए ऑप्शन है जिला एवं सत्र न्यायालय, बी है उच्च न्यायालय, सी है उच्चतम न्यायालय, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। उच्च न्यायालय को ये प्रकरण जारी दिया जाता है, जो सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि शब्द में सम्मिलित है, इसके बारे में बताना। ऑप्शन ए है साधारण विधियां, बी है संविधान संशोधन अधिनियम, सी है विधि का बल रखने वाली सामाजिक रूढ़ियां, डी ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए और सी दोनों, क्योंकि साधारण विधियां भी इसमें शामिल हैं और विधि का बल रखने वाली सामाजिक रूढ़ियां। लेकिन संविधान संशोधन की बात करें तो ये संविधान संशोधन अधिनियम इसमें शामिल नहीं है। इसके साथ साथ इसमें अध्यादेश और आदेश और विनियम, ये 3 और शामिल होते हैं, ठीक है, आर्टिकल 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि के अंतर्गत। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, बी ऑप्शन है आर्थिक अपराध शाखा, सी है विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, डी है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। तो इसका ऑप्शन ए सही है। संथानम कमेटी की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था 1962 में, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है जब, ऑप्शन ए उसे प्रकलन समिति द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होती है, बी है राज्य विधानसभाएं बहुमत से सिफारिश करती हैं, सी ऑप्शन है उसे यह प्रतीत होता है कि देश में वित्तीय स्थायित्व को खतरा है, डी है राज्यसभा बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। तो इसका ऑप्शन सी सही है, उसे क्या प्रतीत होता है कि देश में वित्तीय स्थायित्व को खतरा है, इसके बारे में ये करता है। और ये आर्टिकल 360 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया जाता है वित्तीय आपात का। और जब ये राष्ट्रपति वित्तीय आपात घोषित कर देता है, उसके 2 माह के बाद, मतलब 2 माह से पहले पहले उसको संसद से इसे पारित भी कराना होता है, तभी वह वित्तीय आपात लागू रह सकती है, अन्यथा वो निरस्त हो जाएगी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आर्टिकल 323, आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326। तो इसका ऑप्शन डी सही है। आर्टिकल 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित कहा गया है। और 324 की बात करें तो इसमें चुनाव आयोग की बात की गई है, चुनाव आयोग के गठन का। और आर्टिकल जो 325 है, ये आर्टिकल 325 की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो निर्वाचन नियमावली है उसमें मूल वंश और निवास स्थान के आधार पर उनका शामिल किया जाता है। और 323 की बात करें तो इसमें जो लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन होते हैं उनके बारे में कहा गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन राज्य विधान परिषद का सृजन एवं उन्मूलन का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए राज्य विधानमंडल को, बी है संसद को, सी है राष्ट्रपति को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, संसद को प्राप्त है। जब राज्य विधानमंडल स्पेशल मेजोरिटी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके संसद को भेजा जाता है, तब संसद साधारण बहुमत से पास करके इसके गठन या
इसके उन्मूलन का प्रावधान करती है संसद, ठीक है। और ये आर्टिकल 169 में इसका उल्लेख किया गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष, बी है समाजवादी, सी है अखंडता, डी है बंधुत्व। तो ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि ये बंधुत्व इसका शामिल नहीं किया गया। ये मूल संविधान का भाग है, और ये धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए है स्टेटमेंट ए है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया था। सेकेंड है संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। तो ये गलत है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं, है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव पारित किया था। तो इसमें बताना है कौन सा असत्य है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये वाला सही है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? इसके बारे में बताना। स्टेटमेंट फर्स्ट है ग्राम पंचायत, सेकेंड है नगर पालिका परिषद, थर्ड है जिला पंचायत और फोर्थ है क्षेत्र पंचायत। तो इसमें नगर पालिका परिषद ये शामिल नहीं है। ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसका ये उसमें शामिल है, नगर पालिका परिषद। और ये जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत की जो बात की गई है, ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें शामिल किया गया था। ये 1993 में शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन हो गया 1, 3, 4, 1, 3, 4, ऑप्शन सी सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये जो ये पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी, ये जो है हमारे जो 1993 में की गई थी, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ऑप्शन ए है भाग 18, ऑप्शन बी है भाग 19, ऑप्शन सी है भाग 17, ऑप्शन डी है भाग 16। तो इसका ऑप्शन डी सही है। भाग 16 में ये प्रोविज़न किया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय में। और इसमें ये आर्टिकल 330 से 342 तक इसमें प्रावधान किया गया है, जिसमें लोकसभा में SC ST की बात करें तो लोकसभा में 330 के अंतर्गत इनको आरक्षण प्राप्त है, और आंग्ल भारतीय समुदाय को 331 के अंतर्गत। और राज्यसभा की अगर बात करें, जो राज्य विधानसभा की बात करें, तो 332 में जो है SC ST को आरक्षण प्राप्त है, और 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वाद में पंथ निरपेक्ष को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था? तो ऑप्शन ए है बम्बई बनाम भारत संघ, बेरूबरीवाद, गोलक नाम बना पंजाब राज्य और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बम्बई बनाम भारत संघ। ये 1994 में हुआ था, और इसी के आधार पर घोषित किया गया था। जो पंथ निरपेक्ष है, ये भारत संविधान का आधारभूत ढांचा है। और ये केशवानंद भारती की बात करें तो 1973 में आया था। इसने मूल ढांचे की अवधारणा रखी थी। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तो इसने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें संशोधन नहीं हो सकता। ये केस 1967 में हुआ था। और बेरीवरीवाद की बात करें तो इन्होंने जो है प्रस्तावना में कहा था कि संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि ये संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव का पेश होना 11 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। तो ये सही नहीं है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, और सारे सुमेलित हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है, इसका आरंभ मूलतः अमेरिका में हुआ था। भारत में इसकी शुरुआत न्यायमूर्ति PN भगवती एवं न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर ने की थी। तो इसमें असत्य पूछा, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसका आरंभ अमेरिका में हुआ था और भारत में जो है PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर ने की थी। तो इसके दोनों स्टेटमेंट
सही हैं तो असत्य कथन का चयन करना, मतलब असत्य कोई नहीं, सत्य हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताएं। रिटों के संबंध में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से विस्तृत है। आर है, संसद को अनुच्छेद 139 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय को किन्हीं प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, तो ऑप्शन 20 का सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए करना है। फर्स्ट है कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, आपातकाल के दौरान न्यायालय में प्रवर्तनीय होते हैं। डीपीएससी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए बाध्यकारी होते हैं। तो ये बाध्यकारी ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये डीपीएसपी जो होता है किसी भी समय, चाहे वो आपातकाल लागू हो या ना हो, ये बाध्यकारी नहीं है, मतलब न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, और ये राज्य के लिए भी बाध्यकारी नहीं है। तो हमारा ये तो गलत हो गया और ये वाला सही है हमारा, तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सत्य पूछा गया है, क्योंकि इसमें होता है कि ये डीपीएसपी के लिए कोई न्यायालय में नहीं जा सकता है, उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं किया गया। उसमें राज्य चाहे तो उसे लागू करवा सकता है, अन्यथा नहीं, तो उस पर कोई लीगल बाइंडेशन नहीं है। ये कल्याणकारी राज्य की बात करता है, ना कि बाध्यकारी राज्य की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। इसकी प्रकृति न्यायोग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो केशवानंद भारती 1973 में मूल ढांचा की अवधारणा जब से आई है, तब से इसमें संशोधन किया जा सकता है। मूल ढांचा को बनाए रखने के लिए इसमें धनात्मक संशोधन किया जा सकता है, कि उसमें कुछ कम नहीं किया जा सकता, लेकिन जो धनात्मक संशोधन है वो किया जा सकता है, और ये न्याय योग्य तो नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए केवल एक सही है, ये न्याय योग्य नहीं है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री को, बी राज्यपाल को, सी विधानसभा उपाध्यक्ष को, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है, इसका विधानसभा उपाध्यक्ष को, और इसका प्रोविज़न आर्टिकल 179 में किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक का संबंध प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना से है। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 323 ए, बी है 324 बी, सी है 333 ए, और डी है 321 ए। तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि 323 ए में जो प्रशासनिक अधिकरण है इनके बारे में बताया गया है, और 323 बी है उसमें अन्य जो अधिकरण है उनके बारे में बताया गया है। और ये अधिकरण करता क्या है, जो प्रशासनिक अधिकरण है ये क्या करता है, संघ व राज्य लोक सेवक जो होते हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया एवं सेवा संबंधी जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक यानी मूल अधिकार नहीं है ये बताना है। समता का अधिकार ए ऑप्शन, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है नागरिकता का अधिकार, डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि यही ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये कानूनी अधिकार है, ना कि मूल अधिकार है। और समता के अधिकार की बात करें तो इसका 14 से 18 आर्टिकल तक इसका उल्लेख किया गया, स्वतंत्रता की 19 से 22 तक, और शोषण के विरुद्ध 23 से 24 तक आर्टिकल में इसका संविधान में उल्लेख किया गया है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार का वर्णन निम्न में से किस एक अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 289, अनुच्छेद 290, अनुच्छेद 292, अनुच्छेद 295। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 295 में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 295 में नहीं 292 में इनका उल्लेख किया गया है। जो उधार लिए जाते हैं भारत सरकार द्वारा उनका पूरा विवरण उसमें आपको मिलता है। और जो 290 की बात करें तो इसमें कुछ अन्य वे होते हैं, जैसे पेंशन या अन्य वे कोई होते हैं, उनके बारे में 290 में कहा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल अपने क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है, तो शक्तियों का किस आर्टिकल के अंतर्गत बताना है। तो ऑप्शन ए है 160 के अंतर्गत, आर्टिकल 161 के अंतर्गत, आर्टिकल 162 के अंतर्गत, आर्टिकल 164 के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 161 के अंतर्गत जो है राज्यपाल अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करता है। लेकिन इसको दो राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति है। लेकिन अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों में अंतर पूछा जाए कि कौन ज़्यादा, तो होता है जैसे जो मृत्युदंड की जो क्षमादान होती है वो राज्यपाल नहीं दे सकता है, राष्ट्रपति दे सकता है। और जो ये
मिलिट्री कोर्ट के जो केसेस होते हैं उनके बारे में भी ये क्षमादान नहीं दे सकता, लेकिन राष्ट्रपति उनमें भी दे सकता है। तो ये 2 अंतर होते हैं इनके, ये कॉमन अंतर है, इनको याद रख सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं किया? हिंदू शब्द में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शन ए है बौद्धों को, जैनों को, सी है पारसियों को, डी है सिखों को। तो इसमें पारसियों को सम्मिलित नहीं किया गया जो आर्टिकल 25 है उसमें, और बौद्ध, जैन और सिखों तीनों को शामिल किया गया है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए है 1919 अधिनियम में, 1909 अधिनियम में, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 1919 का भारत शासन अधिनियम, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसमें उत्तरदायी शासन की बात की गई थी। ये इसकी बात करें तो ये मांडले मिल्टो रिफॉर्म हुआ था, तो इसके अंतर्गत कहा गया था जो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इसमें की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, इसके बारे में बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है 371 ए नागालैंड, 371 बी असम, 371 एच अरुणाचल प्रदेश, 371 आई मिजोरम। तो ये गलत है क्योंकि ये मिजोरम को 371 जी के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है, लेकिन आई की बात करें तो इसमें गोवा को शामिल किया गया है। 371 आई के अंतर्गत गोवा को विशेष दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और इसको मैंने कल भी बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था और वहाँ भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। सारे मैंने जो 10 राज्य 10 स्टेट हैं 10 के बारे में मैंने पूरा डिटेल में वहाँ डिस्कस किया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और इनके बारे में आप देख सकते हैं, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं और ये बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं, यूपीएससी के बहुत जल्दी मिलान करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ हमने अपने 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति में सम्मिलित किया जाता है तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, उपरोक्त सभी। तो इसके बारे में आपको आंसर देना है। और गाइज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, बेल आइकन पे प्रेस कर लें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।